हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन देयर। अभी आप लोग 12th में हो गए हो, तो आपका ये 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इससे पहले आप लोग +1 में बेसिक मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पे थ्रू आउट +2 में भी यूटिलाइज करते रहेंगे। हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आज जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल के बारे में स्टार्ट करेंगे 12th में। जो फर्स्ट यूनिट है हमारा 12th का, दैट इज़ यूनिट 1 जो है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। So in this, what is electrostatic or what we will study in this branch? So this is a branch of physics in which we will study about the behavior of charge at rest. तो इसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। वर्ड से भी पता लग रहा है, जैसे इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक वर्ड मीन्स रेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग बिहेवियर ऑफ चार्ज को स्टडी करेंगे एट रेस्ट। तो ये अब चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या है? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। जैसे मास होता है बॉडी का, वैसे ही चार्ज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, और यू कैन से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। तो बेसिकली चार्ज इज अ फंडामेंटल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, जस्ट लाइक लेंथ, मास। जैसे किसी बॉडी का लेंथ होता है, मास होता है, वैसे ही बॉडी का चार्ज भी होता है। तो चार्ज को हम मेज़र भी कर सकते हैं। तो चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसे मेज़र भी किया जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा। तो चार्ज को मेज़र करते हैं हम लोग इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चार्ज का जो यूनिट रहता है वो है कूलम। एंड ऐसे ही सीजीएस यूनिट भी है इसका, दैट इज ईएस, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल देते हैं। एंड अगर आप लोग रिलेशन देखोगे तो 1 ESU इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट। तो अब जो चार्ज है ये कितने तरह का पॉसिबल है, टाइप ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज टाइप ऑफ चार्ज। तो बेसिकली चार्ज दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, आपकी बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो सकती है और नेगेटिव चार्ज हो सकती है। तो दो तरह की जो बॉडी प्रेजेंट हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, और न्यूट्रल भी हो सकती है बॉडी। न्यूट्रल का मतलब है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज आता कहाँ से है? बेसिकली हर एक बॉडी जो है एटम से बनती है, और एटम के अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, एंड वेयर एज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एंड देखो, अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है अगर प्रोटॉन से, तो इसका मतलब है बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अगर दोनों का नंबर इक्वल है तो बॉडी आपकी क्या है, न्यूट्रल होगी। बाकी नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज की बेसिकली सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिस्क्रीट वर्ड आपने सुना होगा। तो इट मीन्स कि कोई भी बॉडी है, जैसे कोई भी बॉडी है, या चार्ज जो है किसी बॉडी के ऊपर, वो जो प्रेजेंट हो सकता है वो एक डिस्क्रीट अमाउंट में हो सकता है, वो कंटिन्यूस अमाउंट में नहीं हो सकता। जैसे किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम चार्ज बोलेंगे तो दैट चार्ज विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ई का यहाँ पे मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज पॉसिबल है। और ई की वैल्यू अगर आप बोलोगे तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। तो ये जो आपकी है फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की। तो बॉडी देखो, इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर भी होगा तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन से छोटी अमाउंट नहीं जा सकती। तो ये बेसिक चार्ज होता है, एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो एन यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर होगा, तो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 में होगी। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्ज की दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन वर्ड का मतलब हमें क्लियर है, इसका मतलब है चार्ज जो रहता है सिस्टम का हमेशा कंजर्व्ड रहता है, जो टोटल चार्ज रहेगा वो हमारा कंजर्व्ड रहेगा। चार्ज का को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जहाँ हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिमिलरली जो थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की दैट इज़ एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, चार्ज जो है हमारा, इसको आप लेट्स से हमारे पास कोई सिस्टम है जिसके पास Q1 चार्ज है, माइनस Q2 है, Q3 है, तो अगर आप इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना चाहते हो तो टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल्स टू द algebraic sum of all these individual charges like Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। तो मास की तरह इसे भी ऐड अप कर सकते हैं हम लोग। मास भी अगर टोटल निकालना हो तो सब इंडिविजुअल मासेस को ऐड कर देंगे, इसे भी वैसे ही कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि जो चार्ज है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, सॉरी जो मास है वो नेगेटिव नहीं होता, चार्ज नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो इट मीन्स आपका ऑन एन एवरेज टोटल रिजल्ट जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। मास के केस में नेगेटिव या जीरो पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी चार्ज की दैट इज चार्ज जो होते हैं चार्जेस इनवेरिएंट। इनवेरिएंट वर्ड का मतलब है यहाँ पे कि ये वेरी नहीं करता। तो किसके कंपैरिजन में बोला जा रहा है, वैसे आपको पता ही होगा जो मास होता है, मास जो है एज पर आइंस्टाइन थ्योरी एम इज इक्वल्स टू, आपने ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, 1 - v² / c²। यहाँ पे v का मतलब बॉडी की वेलोसिटी होती है, तो ये बॉडी का m जो होता है बॉडी का मूविंग मास होता है, m नॉट रेस्ट मास होता है। तो यहाँ से मास जो है वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, वेरएज जो चार्ज है, चार्ज जो रेस्ट पे होता है वही चार्ज इन मोशन होता है। चार्ज ऐसा नहीं है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी के ऊपर का चार्ज वेरी कर जाएगा, तो चार्ज इज इनवेरिएंट। सिमिलरली चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, अब जैसे अगर मास की बात करें हम लोग, तो मास के केस में जो मास है आपका जो चार्ज रहता मास के केस में जो रहता है, मासेस हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वेयर जो चार्जेस होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ से मैंने आपको दो चार मास और चार्ज के बीच में डिफरेंसेस भी क्लियर कर दिए हैं, अट्रैक्ट ईच अदर जैसे तो आप वो भी डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो इसके अंदर आगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज आर मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। सो फर्स्ट वन इज बाय रबिंग, फर्स्ट मेथड इज बाय रबिंग। तो किसी दो बॉडीज़ को अगर आप रब करते हो तो हमेशा दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज आ जाएगा। जैसे हम लोग अपने दोनों हाथों को रब करते हैं तो एक हाथ अगर पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरा हाथ उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो बाय सिंपली रबिंग हम लोग चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है दैट इज़ बाय इंडक्शन। सेकेंड मेथड है बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई लेट्स से ये चार्ज स्फीयर है, अगर हमारे पास ये चार्ज स्फीयर है, लेट्स से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास अगर आप एक अनचार्ज बॉडी को लाओगे, टच नहीं करवाना है, बस इसके पास ला के रखना है आपने, तो क्या होगा, अब ये बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके अंदर का नेगेटिव चार्ज इस फेस के ऊपर अपीयर हो जाएगा, वेयर इस फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो इंडक्शन में क्या होगा, हमने कंडक्ट आपस में कंडक्ट नहीं करवाना, कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आना फिजिकल, थोड़ा सा डिफरेंस रखना है बीच में इनके दोनों बॉडीज़ के। दिस इज़ आर चार्ज बॉडी एंड ये हमारी अनचार्ज बॉडी, ये हमारी अनचार्ज बॉडी है। तो जब आप एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेके आए तो हुआ क्या, हमारा इस बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज था, जहाँ बोल सकते हैं इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जिसकी वजह से ये वाला फेस आपका जो इसके पास है वो नेगेटिव हो गया, और जो इससे दूर वाला फेस है वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अब अगर आप इसकी अर्थिंग कर देते हो तो अर्थिंग से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अर्थ से आपको पता ही है अर्थ जो है उससे जितना मर्जी इलेक्ट्रॉन ले लो, जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन दे दो, वो हमेशा लो पोटेंशियल पे रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और फाइनली होगा क्या, हमारे पास ये जो बॉडी है इस बॉडी के ऊपर ओवरऑल क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
इनको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है ताकि अर्थिंग के कारण इनका चार्ज खत्म ना हो जाए। दीज आर इंसुलेटिंग स्टैंड्स। ये क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड्स है। इंसुलेटिंग स्टैंड्स। तो फाइनली हमारी बॉडी के ऊपर क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया है। तो अब हम लोग जो थर्ड मेथड की तरफ मूव ऑन करेंगे। थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग जो होगा वो क्या होगा? तो थर्ड मेथड जो है हमारा दैट इज बाय कंडक्शन। तीसरा मेथड जो है वो हमारा कंडक्शन मेथड होता है चार्ज करने के लिए। तो कंडक्शन में क्या होगा? जो एक अनचार्ज बॉडी होगी और एक चार्ज बॉडी है, लेट्स से दिस इज आवर चार्ज बॉडी, अगेन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, और एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी को लाके हमने क्या करना है? इसके साथ टच करवाना है, फिजिकली कांटेक्ट में लेके आना है इस बॉडी के, चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आना है हमने। जैसे ही आप एक अनचार्ज बॉडी को, ये हमारी क्या है? अनचार्ज बॉडी है, और ये हमारी चार्ज बॉडी है। तो अनचार्ज बॉडी है, इस पे हमने चार्ज बॉडी को फिजिकली अनचार्ज बॉडी के साथ प्लेस्ड कर दिया है। तो इससे होगा क्या? अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये आपस में रिपल्शन की वजह से यहाँ से निकलना चाहेगा। तो पहले ये क्या था? इसके अराउंड लेट से कोई ऐसा मीडियम था जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन जैसे इनके बीच में कंडक्शन हुई तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के अंदर फ्लो होने लग जाएगा। और ये चार्ज, अगर दोनों बॉडीज़ का शेप एंड साइज सिमिलर है तो ये चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज़ के ऊपर इक्वल चार्ज अपीयर नहीं हो जाता। हाँ, तो अगर हमारे पास लेट से पहले इसके पास क्यू चार्ज था, इसके पास जीरो चार्ज था, तो अब दोनों के पास Q/2 हो जाए, प्रोवाइडेड दैट दोनों बॉडीज़ का शेप एंड साइज बिल्कुल सिमिलर है। अगर शेप एंड साइज अनसिमिलर है, नहीं सेम है, तो फिर डिफरेंट मेथड होता है, फिर पोटेंशियल का कंसेप्ट लगेगा जो आप बाद में देखोगे। अभी के लिए आपने इतना ही याद रखना है। तो जब आप इन्हें सेपरेट कर दोगे तो दोनों बॉडीज़ के ऊपर क्या होगा? इक्वल चार्ज आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर शेप एंड साइज सिमिलर नहीं होगा तो इक्वल चार्ज नहीं होगा दोनों बॉडीज़ पर फाइनली, बट दोनों बॉडीज़ चार्ज ज़रूर होंगी। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी पॉजिटिव है। तो कंडक्शन में क्या हुआ है? हमारी जो अनचार्ज बॉडी थी इनिशियली, वो अब चार्ज हो गया और उसके ऊपर चार्ज सिमिलर चार्ज आया है। इंडक्शन में ऑपोजिट चार्ज अपीयर हुआ था। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज कूलम्स लॉ। तो अब ये कूलम्स लॉ क्या बताता है? देखो, तो अब हमने पढ़ा है कि जो चार्जेस होते हैं लाइक चार्जेस जो होते हैं, ते बेसिकली क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमें क्लियर किया था कूलम्स लॉ ने। तो कूलम्स लॉ ने बेसिकली क्या बताया हमें? अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं इन्हें, कूलम फोर्सेस भी बोल देते हैं इन्हें। तो ये जो है सीधा सीधा जो है इनवर्स के लॉ ओबे कर रही है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो अगर हम इन्हें कंबाइन कर देते हैं तो कूलम फोर्सेस जो आएंगी, कूलम फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे KE आ जाता है। तो ये KE क्या है? KE हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है और यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख दिया जाता है। और ये वैल्यूज़ वैक्यूम और एयर के लिए है। अब मीडियम में डिफरेंट होती है ये। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता था? दो मासेस के बीच में जैसा मर्जी मीडियम हो, फोर्सेस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हमेशा सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये मीडियम बिटवीन टू चार्जेस क्या होगा उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। ये बेसिकली एयर और वैक्यूम के लिए डिफाइंड है। ओके, नेक्स्ट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट वर्ड है इसका मतलब क्या है? ये है
एब्सोल्यूट वर्ड परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसकी वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी की 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। ओके तो ये वैल्यू भी हमारी एयर और वैक्यूम के लिए ही डिफाइंड है। इनकी डिफरेंट वैल्यूज मीडियम के लिए भी होती है, जो आप लोग बाद में फाइंड आउट करोगे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है, जिससे हम लोग दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकाल सकते हैं। अट्रैक्शन कब होगी? जब चार्जेस क्या होंगे? अनलाइक होंगे, लेकिन जैसे पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और रिपल्शन होगी जब दोनों चार्जेस का नेचर सिमिलर होगा, जैसे दोनों पॉजिटिव हैं इधर और दोनों नेगेटिव है। और ये फोर्स का जो ये फॉर्मूला Q1 Q2 जो है यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, जो R है इनके बीच का डिस्टेंस है। तो हमारा कूलम लॉ कब एप्लीकेबल है? जब चार्जेस रेस्ट, दो चार्जेस रेस्ट पे हैं और इनके बीच में कितनी अट्रैक्शन होगी एट तो तब ये कूलम लॉ लगेगा फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ओके अब नेक्स्ट जो हम लोग एक टर्म डिस्कस करने वाले हैं, वो जो मैं अभी बोल रहा था, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दैट टर्म इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इधर यू कैन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल दिया जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी। तो नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ डोनेट कर दिया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी को आप लोग अपसाइल आर के साथ डोनेट कर सकते हो। तो ये होता क्या है? के या अपसाइल आर दैट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, force between two charge particle in air to force between two charge particle प्लेस्ड इन मीडियम। मतलब ये दोनों फोर्सेस का रेशो है, दो सेम चार्जेस हैं, Q1 Q2 चार्जेस हैं अगर हमारे पास, अगर उनको हम लोग एयर में रखते हैं तो इनके बीच में फोर्स F0 है। अगर दोनों सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे रखते हैं किसी भी मीडियम में, तो उस मीडियम में दोनों के बीच में अगर फोर्स Fm है, तो इन दोनों फोर्सेस की जो रेशो आएगी वो हमें क्या दे देगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यू भी डालते हैं फोर्स की 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट वर्ड इज फॉर एयर, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 1/4 एप्सिलॉन। लेट्स अब m लिखेंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मीडियम का आएगा, क्योंकि ये फोर्स इन मीडियम है, चार्जेस सेम है, सेम डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो दिस कम आउट टू बी एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू अपसाइल आर। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, वो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है आपका? अगर जैसे आपको पता है K इज इक्वल्स टू F0 बाई FM है, तो अगर आपने फोर्स इन मीडियम निकालना है तो फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? फोर्स इन एयर अपॉन K आ जाएगा हमारे पास। तो आपकी दो चार्ज के बीच में जितनी फोर्स होगी एयर में, उसको अगर आप उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ या रिलेटिव परमिटिविटी के साथ डिवाइड कर देते हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उन्हीं दो चार्जेस के बीच में जब वो सेम डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, तो उनके बीच में फोर्स आ जाएगी जब उनको मीडियम में प्लेस किया गया है। ओके सो अभी हमने डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, कूलम्स लॉ डिस्कस करके आ गया। अभी हमें पता है फोर्स जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमने अभी तक कोई कूलम्स लॉ में जो फोर्स आई है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी क्या नहीं होगी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम लोग करेंगे कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर वेक्टर्स को यूज़ करेंगे और प्रॉपर फोर्स को फुली रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक जो कूलम्स लॉ वाला जो हमने डिस्कस किया था उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई थी। अब लेट्स से हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, हम नेचर कोई भी मान सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव रखा है, आप पॉजिटिव नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हो। सो अब वेक्टर्स पढ़ चुके हो आप लोग, तो लेट्स से जो हमारा Q1 चार्ज है इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1, एंड सिमिलरली जो Q2 चार्ज है इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2। तो अब सबसे पहली चीज़ जो ये कूलम फोर्सेस होती हैं पॉइंट चार्ज इसके ऊपर वैलिड है, तो लेट्स से हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं फोर्स ऑन
Q1 ड्यू टू Q2। Q1 चार्ज के ऊपर Q2 के कारण कितनी फोर्स लगी। तो सबसे पहले अगर ये दोनों पॉजिटिव है, Q2 Q1 को रिपेल करेगा, धक्का देने की कोशिश करेगा। और ये जो फोर्स होती है ना, जो इन दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है, इसी लाइन के अलॉन्ग ये हमेशा ये फोर्स जो रिपल्स कूलम फोर्सेज जो होती हैं, ये हमेशा अलॉन्ग द लाइन होगी जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही होंगी। ओके, तो Q1 के ऊपर जो फोर्स होगी दैट इज लेट्स से फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12 बोल देते हैं इसे। तो F12 विल बी इक्वल्स टू, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। आर इन दोनों के बीच का लेट्स से डिस्टेंस है, इसको बाद में अलग तरीके से भी डिस्कस करेंगे। अब लेकिन मुझे इसे क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है ये, मतलब दूसरे चार्ज से पहले चार्ज की तरफ है। तो इसकी डायरेक्शन है ये। इस वेक्टर को हम लोग 2 1 बोल देते हैं, 2 चार्ज से 1 चार्ज की तरफ है। तो यहाँ पे हम 2 1 लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज जस्ट अ डायरेक्शन। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया है, ये उसकी डायरेक्शन हो गई है। ओके, अब अगर इसको आप थोड़ा सा और खींचना चाहोगे, इसमें हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब इसे और क्या लिखा जा सकता है, आप सबको पता है यूनिट वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है इस R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो है इसी को ही मैग्नीट्यूड ऑफ 21 वेक्टर बोल देंगे। तो इसको R ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या बन जाएगा, नीचे यहाँ पे आ जाएगा R³ आर स्क्वायर था, ये R आ जाएगा तो R³ हो गया, ये R21 वेक्टर हो गया। ओके, R21 वेक्टर को और क्या लिखा जा सकता है, इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³। अब अगर हम ट्रायंगल और लगाएंगे, देखो R2 वेक्टर R21 वेक्टर दोनों सेम साइड में, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू R1 वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ से R21 वेक्टर क्या बन जाएगा, दैट विल बी R1 माइनस R2। यहाँ पे और क्या लिखा जा सकता है, R1 माइनस R2। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई R12। सिमिलरली अगर हमें फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो अब देखो जो हमारा यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, Q1 है, Q2 को क्या कर रहा होगा, ये Q1 जो है Q2 को इस तरफ रिपेल कर रहा होगा, तो इसे F21 बोल देते हैं। F21 फोर्स है ये, इसको भी कैसे लिखेंगे, 1/4πε0, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा F। अब देखो ये वाली जो फोर्स है ये इस तरफ पॉइंट कर रही है, तो इस तरफ पॉइंट करने का मतलब 1 से 2 की तरफ है। तो 1 से 2 की तरफ वाला वेक्टर क्या लिख लेते हैं, उसे 1 2 वेक्टर कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 वेक्टर। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भी क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर आएगा, नो सॉरी यूनिट वेक्टर आएगा। इसको अब फर्दर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे R2, इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है जितना मैग्नीट्यूड 2 1 का उतना है 1 2 का, और उसे R बोल रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³, और यहाँ पे आ जाएगा R12 वेक्टर। अब R12 वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो फिर से ट्रायंगल लॉ यूज़ करेंगे, अगर R1 वेक्टर प्लस R12 विल बी इक्वल्स टू R2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप पहले की तरह अगर लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, R1 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया, ये प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में आ गया है दोनों फोर्सेस। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, दोनों रिजल्ट्स को, इसमें से अगर आप नेगेटिव ले लोगे तो यही चीज़ बन जाएगी, इट मीन्स R21 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ R12। तो इन दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का, Q1 एंड Q2 जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उन दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अब इसके बाद हम लोग एक करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है अब, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होगा, अभी तक हम लोग सिर्फ जो कूलम्स लॉ में डिस्कस किया था उसमें 2 ही चार्जेस थे, Q1 Q2, बट हो सकता है हमारे यहाँ पे 2 से ज़्यादा चार्जेस हो, Q1 है, Q2 है, Q3 है,
एंड सो ऑन, जितने मर्जी चार्जेस हो सकते हैं। तो अगर मुझे इस Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, लेट्स से Q4 भी है, Q5 भी है एंड सो ऑन, तो अब ये सारे चार्जेस एक साथ फोर्स लगाएंगे तो इन सभी चार्जेस के कारण जो फोर्स आएगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जो टोटल फोर्स होगी Q1 चार्ज के ऊपर, तो Q1 चार्ज के ऊपर इस वक्त क्या है, Q2 भी फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आ जाएगा, F12 फोर्स। अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सिमिलरली Q3 भी लगाएगा तो Q3 के लिए लिख लेते हैं F13 फोर्स लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस F13 एंड सो ऑन। Q4 भी फोर्स लगाएगा तो Q4 भी है, तो Q4 ने लगाया लेट से 14, तो यहाँ पे प्लस F14 एंड सिमिलरली Q5 भी लगाएगा तो Q5 कुछ इस तरह से लगा देता है, 15 लिख लेते हैं इसे, तो दिस विल बी 15 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो जो एक Q1 चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है हमारी, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन द सराउंडिंग ऑफ Q1 के आसपास जितने भी चार्जेस होंगे उन सब के कारण इंडिविजुअल फोर्सेस निकालनी है, और उन सब का क्या करना है, वेक्टर सम। वेक्टर सम इसलिए करना है क्योंकि फोर्स जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो हमारे पास एक लेट्स से ट्रायंगल है, ज़्यादा सिंप्लिसिटी के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। लेट्स से इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स ए हैं और इसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं। आप अलग अलग नाम भी दे सकते हो, लेट से कुछ ऐसे रख लेते हैं, इसको माइनस क्यू रख लेते हैं, इसको प्लस क्यू रख लेते हैं, और इसको आप कोई भी चार्ज रख लो, Q2 Q3 आपकी इच्छा है, लेट से क्यू ही रख लेते हैं। तो अब वर्टेक्स इसको नाम देते हैं ABC। तो आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q। Q चार्ज के ऊपर आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है प्लेस्ड एट वर्टेक्स सी। तो आपने सी वर्टेक्स के ऊपर जो क्यू चार्ज पड़ा हुआ है इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्यू के इस क्यू चार्ज के ऊपर जो सी के ऊपर पड़ा है इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी, और इसके ऊपर भी लेट से पॉजिटिव चार्ज है, ये क्वेश्चन है आपका। अब आपने इस प्लस क्यू जो सी के ऊपर पड़ा है इसके ऊपर फोर्स निकालनी है ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। तो अब ये दोनों चार्जेस हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों चार्ज के कारण इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे और फिर उनका वेक्टर सम करेंगे। तो अब सबसे पहले अगर मैं फोर्स ऑन प्लस क्यू एट सी ड्यू टू माइनस क्यू एट ए, माइनस क्यू कहाँ पे है, ए के ऊपर है। तो इसके कारण जो चार्ज होगी, सबसे पहले देखो अट्रैक्शन होगी, तो अट्रैक्शन का मतलब है ये वाला प्लस क्यू इसकी तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा F1। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4π0 क्यू इंटू क्यू। अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स ऑन क्यू एट सी ड्यू टू प्लस क्यू एट बी, बी के ऊपर जो प्लस क्यू पड़ा हुआ है इसके कारण फोर्स, तो उसे हम लोग F2 लिख लेते हैं। तो अब हमें पता है ये बी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रिपल्शन होगी, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और हमें पता है दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसी के लॉन्ग रिपेल करेगा, तो इधर आ जाएगी फोर्स F2 लिख लेते हैं इसे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू आ जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पड़े हुए हैं, अब इनका वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम करने के अलग अलग मेथड्स हैं, तो जो मुझे बेस्ट लगता है वो है रिजॉल्व करके करना। तो मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। मैं दोनों फोर्सेस को F2 फोर्स
एंड F1 फोर्सेस को दोनों को रिजॉल्व कर लूँगा अलॉन्ग x एंड y, इनके कंपोनेंट्स निकाल लेंगे, फिर अलग अलग ऐड अप कर देंगे, x वाला के साथ, y वाला y वाले के साथ। अब हमें पता है इक्वल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, और ये 60 है, ये भी 60 होगा, और ये 60 है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके मैं थोड़ा सा डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे माइनस क्यू था ए वर्टेक्स के ऊपर, प्लस क्यू था बी वर्टेक्स के ऊपर, एंड सिमिलरली सी वर्टेक्स के ऊपर क्यू चार्ज था जिसके ऊपर हमने फोर्स निकालनी थी। तो इसके ऊपर एक फोर्स F1 इधर लग रही थी, F2 फोर्स जो है इधर लग रही है हमारी। यहाँ पे हमने x एंड y एक्सिस ड्रॉ की है, ये हमारा सी वर्टेक्स है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको ये सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा इसीलिए फास्ट कर रहा हूँ, ये 60 हो गया। ओके F1 F2 का मैग्नीट्यूड हम पहले लिख चुके हैं। तो अब अगर रिजॉल्व करोगे F1 को इधर रिजॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा F1 cos 60, और F1 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा F1 sin 60। सिमिलरली F2 को रिजॉल्व करोगे इधर आ जाएगा F2 का F2 cos 60, एंड F2 को इधर रिजॉल्व करोगे तो F2 sin 60। आई होप आपको रिजॉल्व करना आता होगा। अगर रिजॉल्व करना नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप वेक्टर चैप्टर को दोबारा से देखिए। तो अब जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स देखेंगे, देखो F2 sin F5 विल बी इक्वल्स टू क्या देगा, F2 sin 60 प्लस F1 साइन, मैंने बोला इनका वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर सम का मतलब है यहाँ पे ये देखो ये नीचे को है तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। अब F1 F2 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सिमिलर है, आप लोग पीछे देख सकते हो, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये आ जाएगा 0। तो नेट फोर्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन 0 है। अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड आउट करें, नेक्स्ट नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन अलॉन्ग कितनी फोर्स है, तो एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, अब देखोगे अब ये अगर आपकी इच्छा है आप इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मान सकते हो, ये दोनों नेगेटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस F2 cos 60 प्लस माइनस F1 cos 60 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके F2 cos 60 प्लस F1 को भी F2 लिखा जा सकता है cos 60, F1 F2 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, तो ये बनेगा माइनस 2 F2 cos 60। अब आप इनकी आगे वैल्यूज पुट कर सकते हो, माइनस 2 F2 की वैल्यू 1/4 पाइप स्क्वायर क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, ये कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट केम आउट टू बी 1/4 पाइप स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो हमारी वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो जो क्यू चार्ज सी पॉइंट के ऊपर प्लेस्ड किया था आपने प्लस क्यू चार्ज, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, मतलब पैरेलल टू ए बी जो फोर्स लगेगी, और वो फोर्स लगेगी फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है हमारा, ये नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है वो बी से ए की तरफ जहाँ इस तरफ लग रही है। ओके तो इस तरह से आप लोग और भी काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, जैसे आप एक स्केयर ले सकते हो, स्केयर के वर्टेक्सिस के ऊपर चार्ज प्लेस कर लो और उनके किसी भी एक चार्ज के ऊपर निकाल दो, स्केयर के सेंटर के ऊपर जो चार्ज रख लो उसके ऊपर फोर्स निकाल लो, एंड ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे। ओके तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड आपने क्वेश्चंस करने हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा, इस चैप्टर में आगे यूज़ होंगी ये वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स में। सबसे पहली आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या, सबसे पहले देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है। तो लेट से हमारे पास अभी तक हम सिंपल पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे, लेट से हमारे पास एक लीनियर रॉड है, इस लीनियर रॉड के ऊपर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया यूनिफॉर्मली, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है क्यू अपॉन इट्स लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या बन जाएगा, कूलम पर मीटर। सिमिलरली सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे तो लीनियर थी बॉडी अब लेट से हमारे पास कोई प्लेट है, अब प्लेट जो होती है, प्लेट इज अ 2 डायमेंशनल बॉडी, और लेट से इसके सरफेस के ऊपर
चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज है और इसका एरिया है ए। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और यूनिट बन जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में नाम से ही पता लग रहा है, लेट्स से हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, उसके वॉल्यूम के ऊपर सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्यू चार्ज, इसका वॉल्यूम वी है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसका यूनिट क्या बन जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस जो अभी तक किया है वो कूलम फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है। दो चार्जेस के बीच में क्या फोर्स हो सकती है उसके बारे में स्टडी किया है, और फिर एक चार्ज के ऊपर ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस जो फोर्स हो सकती है उसके बारे में बात की है हमने। वेक्टर फॉर्म में भी किया है हमने यहाँ पे। तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।